जैसे मैं बहुत छोटा एग्जांपल बताऊंगी, आपका लिंकिंग का एक वीडियो था, कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ाया था, उसमें आपने बताया सारे 6-7 वाली एजेंसी में इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो ना बात दिमाग में मेरे छप गई कि इम्प्लाइड एक्सप्रेस 6-7 पे आएंगे सेक्शंस। मेरे को पता था क्या पढ़ना है, बट ये नहीं पता था कैसे पढ़ना है, तो गाइडेंस उसके लिए बहुत जरूरी है। तो जो पढ़ लिया है, जो समझ आ गया है, मैं फिर वही एडवोकेट्स के अंडर जाने की कोशिश करती थी। हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और आज फिर आपके बीच में एक ऐसे इंसान को लेकर आया हूं जिसकी जिंदगी उनके बारे में तो बात करेगी लेकिन आपकी जिंदगी के बारे में भी बातचीत करने वाली है। और खासकर जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो अपनी लाइफ के अंदर कई बार एक्सक्यूज करते हैं कि प्रैक्टिस का मामला जो है हमारे लिए बैठता नहीं है सर, हम जब भी कोर्ट में जाते हैं तो हमारे लिए ये परेशानी होती है, वो परेशानी होती है। शायद उन सभी फीमेल कैंडिडेट को जवाब आज की इस वीडियो के अंदर जरूर मिलेगा। सो आई वेलकम यू ऑल। यहाँ पर मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में मैं जिनको बुला रहा हूँ उनको मैं होस्ट बन के बुला रहा हूँ, है ना। उनको गेस्ट नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि उनकी जिंदगी जो है वो अपने आप में एकदम इस तरीके से है कि हमारे लिए इंस्पिरेशन का एक बहुत बड़ा काम है जो करने वाली है। सो हेलो पूजा जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, आई एम फाइन। सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे अपना सेंटेंस करेक्ट करना पड़ेगा। सिविल जज पूजा जी सूर्या, इनके नाम के अंदर जो है ना दो बातें छुपी पड़ी है। ये सूर्या क्या है, मुझे इसके बारे में पहले बताएं। पहले तो क्यूरियोसिटी ये है, पूजा जी सूर्या, सूर्या आपके हस्बैंड का नाम है या कुछ और है, सरनेम है ये? सूर्या मेरा मैटरनल, मतलब मेरा पैटर्नल सरनेम है। इट्स नॉट माय हस्बैंड सरनेम, इट्स माय सरनेम ओनली। हाँ, ये हम जैन में आते हैं सूर्या, बट थोड़ा अनकॉमन है इवन फॉर अस, मतलब हमारी कम्युनिटी में भी थोड़ा अनकॉमन सरनेम है। ओके। देखो मैं आपको ना पूजा जी का थोड़ा सा एक ब्रीफ देता हूँ। ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो शुरुआत में सीरियस नहीं थे। हाँ, ऑनेस्टी के साथ बात करेंगे, राइट पूजा जी? तो शुरुआत में ये इसके प्रति जुडिशरी के बारे में ना तो जानते थे और ना जानने की इच्छा रखते थे। बट जिंदगी के कुछ पड़ाव इस तरीके से इनके सामने आए कि इन्होंने सोचा कि यार अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो इज्जत का सवाल आ गया, अब तो जुडिशरी निकालना ही पड़ेगा। तो इन्होंने पहले जो है दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत अपना बीकॉम ऑनर्स इन्होंने कंप्लीट किया था। उसके बाद में 2012 का निर्भया कांड आप सब लोगों को याद होगा। उस समय माहौल थोड़ा संवेदनशील हो गया था, तो इन्होंने अपनी एलएलबी करने के लिए आपके पापा जी के कहने पर फिर खुद को शिफ्ट किया दिल्ली से मुंबई, और मुंबई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के तहत उन्होंने अपना एलएलबी का जो है वो सेगमेंट कंप्लीट किया। अब जब वो एलएलबी कर रहे थे और कर चुके थे तो उसके बाद में इन्होंने एक डिसीजन लाइफ का बहुत अच्छा प्लान किया था। वो कहता है कि उनको साथ साथ में प्रैक्टिकल लर्निंग करनी बहुत जरूरी है लॉ के फील्ड की। तो उस समय एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? महाराष्ट्र में सारा काम का जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का होता है वो होता है मराठी में। अब एक राजस्थानी कैंडिडेट होने के बावजूद सीखने की ललक जब होती ना तो इंसान मराठी सीखने से भी पीछे नहीं था। तो इन्होंने स्पेशली मराठी इसलिए सीखी ताकि आप क्या कर सकें, वहां के जो लोकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो लॉ से जुड़े हुए उन डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट कर सकें। पूजा जी मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं पर भी किसी बात को, अगर किसी कारणवश त्रुटिवश कहता हूं तो। खैर ये सही बात है कि आपने मराठी इसी पर्पज के लिए सीखा था? वो समय मतलब बोलना और समझना सीख गई थी, स्टिल मुश्किल, बट मतलब मेन ये था कि मैं वो लिपि लिखना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। वो रीजन था कि फिर मैंने सोचा कि ये मैं लाइफ टाइम नहीं कर पाऊंगी। सो देन आई शिफ्टेड कि मैं राजस्थान में ही काम करूंगी। मैं बोलना और समझना सीख गई थी। बिल्कुल। तो अब इन्होंने अपनी शुरुआत प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए मुंबई में की। उसके बाद इनका जो होम टाउन है राजसमंद, तो वहां पे राजसमंद का जो डिस्ट्रिक्ट बार कोर्ट है उन्होंने इनको ज्वाइन किया। और एक सरप्राइजिंग बात यह है कि राजसमंद कोर्ट जहां पे मतलब आप समझ लीजिए कि जितने टोटल नंबर ऑफ एडवोकेट्स हैं उनमें से बड़ी मुश्किल से 1% से भी कम फीमेल एडवोकेट्स होंगे, और उन्हीं गिने चुने संख्या के अंदर आपका नाम भी है, पूजा जी शौर्य सूर्या जी। अब देयर आफ्टर आप उदयपुर के अंदर भी प्रैक्टिस कर रहे थे साथ साथ में, और मीन वाइल फिर इन्होंने अपने आप को स्विच किया जुडिशरी के प्रति। अब उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सो पूजा जी शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि जब आप एलएलबी कर रहे थे तो वो क्या चीज थी जिसने आपको इस बात के लिए मोटिवेट किया, या एलएलबी के बाद मोटिवेट किया कि आपको प्रैक्टिस के प्रति भी थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए? सर मेरे को एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग जैसे मतलब कोई गाइडेंस नहीं था, तो मुझे इतना ही पता कि एलएलबी मींस लिटिगेशन, प्रैक्टिस ही एलएलबी है, मुझे और कुछ पता ही नहीं था। तो जब मैं एलएलबी पढ़ रही थी तो तब पढ़ते पढ़ते पता पड़ा कि अच्छा सिविल में प्रैक्टिस होती है, क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस होती है, सब होता है, फैमिली लॉ में प्रैक्टिस होती है। तो मैंने हर एक सेमेस्टर अलग अलग एडवोकेट्स को ज्वाइन किया था टू फाइंड आउट कि मैं एक्चुअली में किस
इंटरेस्टेड हूँ। मैं आपका ये पॉइंट वापस रिकॉल कर रहा हूँ, हर सेमेस्टर आपने अलग अलग एडवोकेट को ज्वाइन किया था, मतलब आप यस सर, सेमेस्टर 6 मंथ वाइज जो है में। एडवोकेट को चेंज करते जा रहे थे सीखने के पर्पस के लिए। यस सर, क्योंकि सब्जेक्ट जैसे चेंज होते थे तो मेरे को ऐसा था कि क्या मेरे को सिविल लॉ में इंटरेस्ट है, क्या मुझे क्रिमिनल के इस पोर्शन में इंटरेस्ट है, क्या मुझे फैमिली में इंटरेस्ट है। हम्म। और फिर इवेंचुअल फर्स्ट 1.5 ईयर के बाद मेरे को समझ आ गया कि मुझे जितना भी इंटरेस्ट है सारा क्रिमिनल और फैमिली में ही है। सिविल वॉज टू मच, क्योंकि सिविल बहुत वास्ट होता है। तो पूजा जी, मेरे आपके को आपके फैमिली इस में। आपके इस अनुभव के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं थोड़ा सा और डीप में जाना चाहता हूँ। जब आप एलएलबी कर रहे थे तो हर सेमेस्टर आपका सिलेबस अलग अलग होता है, ऑब्वियस सी बात है हर एलएलबी। यस सर। तो आपने अपने सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट था, तो उस सब्जेक्ट में कौन सा वकील प्रैक्टिस कर रहा है, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप अपने एडवोकेट्स को चेंज किया करते, एम आई करेक्ट? यस हाँ, ऑलमोस्ट यही। और कितनी बार ऐसा होता है कि ऑब्वियस सब्जेक्ट वाइज तो नहीं मिलती, बट हाँ मिलता जुलता, कि जितना नॉलेज मेरे पास है मैं उसी फील्ड के पास जाऊँ। ऐसा जो और नहीं है वो अननोन सीख के मतलब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट ही कहूंगी कि मुझे आता नहीं है तो मैं करूंगी कैसे। तो जो पढ़ लिया है, जो समझ आ गया है, मैं फिर वही एडवोकेट्स के अंडर जाने की कोशिश करती थी। एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ पूजा जी आपसे मैं, एलएलबी के साथ में हमें कहीं न कहीं एडवोकेसी के मापदंड को सीखना शुरू कर देना चाहिए, यस और नो? यस सर, यस सर, मतलब मुझे लगता है कर देना डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि वो तरीका है आपका, वो टाइम है आपका करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का। हम्म। क्योंकि जब आप 3 साल एलएलबी में यूं ही मस्ती निकाल देते हो, फिर सोचते हो अब क्या करना है, तो वो जो 3 साल है आपने बहुत क्रूशियल वेस्ट कर दिए हैं। आपको कॉर्पोरेट में जाना है, आपको लिटिगेशन में जाना है, लिटिगेशन में क्या आप स्पेशलाइज करना चाहते हो वो सब पहले ही देख लो। ये मुझे लगता है ये डिसीजन आपको वापस एलएलएम में भी हेल्प करेगा कि आपको किस में स्पेशलाइजेशन करना है, अगर आपका सिर्फ एकेडमिक ही इंटरेस्ट है में तब भी। वेरी ट्रू। मेरा दूसरा सवाल पूजा जी आपसे, जब आप वापस लौटे थे राजसमंद, तकरीबन मेरे ख्याल से 2018 की बात होगी, जब आप राजसमंद यस लौटे सर। थे तो उस समय आपने डिसीजन लिया कि आप जो राजसमंद का डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उनके साथ जुड़ के आप वहां पे प्रैक्टिस करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जब आप गए थे और आपको पता चला कि यहाँ तो गिनी चुनी फीमेल एडवोकेट्स हैं, तो आपका पहला इंप्रेशन खुद के प्रति क्या था? सो मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, पहले जब मैं जाने लगी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था, क्योंकि काम कोई देता नहीं था, पीछे पीछे चलते रहो, ऐसे ही होता था। बट मेरे फादर मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, हम्म। कहते थे कि तेरे हिसाब से तू अगर बॉम्बे इंटर्न कर रही होती तो कितना कमाती। तो क्योंकि पैसा भी एक फैक्टर होता है, एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है, चाहे आपको उसकी जरूरत हो नहीं हो, मतलब जो भी सिचुएशन हो आपकी, बट एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। तो मैं पापा को ही कहती थी, मैंने कहा मैं इंटर्न भी कर रही होती बॉम्बे तो कोई कम से कम 5,000 तो देता। तो पापा ने कहा तू जा कोर्ट घूम, लेकिन मैं दूंगा तुझे 5,000, तू बस कोर्ट सिर्फ घूम। तो वो भी क्योंकि मैं तैयार होके भी कितने दिन घर पे बैठ जाती थी कि नहीं जाना मुझे कोर्ट, क्योंकि करूँ क्या मैं वहां जा, क्योंकि आप जब बॉम्बे से आते हो फिर एक वापस अपने होम टाउन में एडजस्ट होते हो, तो वो जो शिफ्टिंग है इट ऑल्सो टेक्स टाइम। फिर वो पूरा हिंदी इन्वायरमेंट जहाँ पे मुझे साक्ष इन सब वर्ड्स की भी मीनिंग नहीं पता थे। मैं जब शुरू में कोर्ट जाती थी, एक छोटी सी डायरी लेके जाती थी जहां मैं रोज के हिंदी के जो उर्दू हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं ना, शहादत देना और ये सब मैं सीखती थी। फिर घर जाके उनका इंग्लिश ढूंढ के फिर मेरे दिमाग में कि अच्छा उस टाइम ये बोल रहा था, क्योंकि हिंदी बहुत टिपिकल होती है कोर्ट्स में जो यूज कर। तो वो भी मैं एक छोटी डायरी लेके जाती थी, रोज की वर्ड्स लिखती थी और फिर घर आके सीखती थी कि भाई ये बोल रहा था उस टाइम वो आपके जरिए एक मैसेज मुचल का। आपके पूजा जी आपके जरिए एक मैसेज मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को जरूर देना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे हिंदी के शब्दावली को सीखने की जरूरत नहीं है, हिंदी के वर्ड्स को सीखने की जरूरत नहीं है, तो ये गलतफहमी है या उनको वाकई में सीखना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? यस सर, 100% सीखना चाहिए। और मैं तो जैसे जुडिशियल ऑफिसर भी बन गए, तो आपको क्या लगता है हिंदी तो अभी भी आपकी मेन ही रहेगी, क्योंकि हम्म। आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में ही रहे, हम्म। तो हिंदी तो आपकी अभी भी मेन ही लैंग्वेज रहेगी। मैंने तब एक हिंदी टू इंग्लिश लीगल डिक्शनरी खरीदी थी, मुझे लगता है वो अभी मेरे जुडिशियल ऑफिसर बनने के बाद भी उतनी ही यूज आएगी। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप लोअर कोर्ट के अंदर खासकर नॉर्थन इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां पे सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर पूरी प्रैक्टिस का जो एटमोस्फेयर, जो कोर्ट की लैंग्वेज होती है, वो होती है शुद्ध हिंदी, हिंदी भी नहीं शुद्ध हिंदी, जिसमें कुछ आपको तो वो तकनीकी उर्दू शब्द उर्दू मिक्स के भी हिंदी देखने को होती है। मिलता है। तो ऐसे केस में आपको अपनी प्रैक्टिस के अंदर हिंदी के इन्वायरमेंट को भी साथ साथ में लेके चलना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज,
जैसा मुझे जानकारी मिला है कि 1 महीने पहले ही एक खुशखबरी जो है आपकी लाइफ में एंटर हुई है, उसके यस बारे सर। में बताइए। सो वो तो अभी बहुत क्योटिक सिचुएशन है, क्योंकि अभी मैं भी रिकवर कर रही हूँ, वो भी रिकवर कर रहा है, तो ठीक है, ठंड भी बहुत है, तो अभी चलिए, थोड़ा चल रहा है। पूजा जी शायद इस बात को खुल के ना बता पाए, मैं खुल के बात करूंगा। एक एक लड़की के लिए, एक फीमेल के लिए, एक महिला के लिए, एक नारी के लिए भगवान ने क्या कर रखे हैं, 2 जन्म दिए। एक जिंदगी में 2 जन्म होते हैं उसके। एक जन्म वो जो उसके माता पिता देते हैं उसको, और एक जन्म तब जब उसकी डिलीवरी होती है। आप लोगों को ये यस सर। सुन के सरप्राइज होगा कि पूजा जी जब प्रेगनेंसी की हालत में थे, तब उस हालात में इन्होंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू वगैरह सारा फेज जो है वो कंप्लीट किया है। और रिजल्ट आने की शायद मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों बाद में जो है, आप पूजा जी की डिलीवरी हुआ, और विद द गॉड गिफ्ट सी ब्लेस विद द लिटिल चैम्प एज वेल एज। और ऐसे मोमेंट के अंदर पूजा जी, ऐसा मतलब क्या आपका ये जिद था कि प्रेगनेंसी की हालत के अंदर भी आपको जो है एग्जाम की लत पड़ी हुई थी कि नहीं मेरे को एग्जाम निकालना है? इतने इतने जिद्दी कैसे थे आप? जिद से ज्यादा वो एक होता है ना कि सिचुएशन थोड़ी डू और डाई हो गई थी, क्योंकि अब जैसे मैं, मेन प्रॉब्लम क्या है आरजेस के साथ जो मुझे लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेल मेल के लिए प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल बर्डन, और फीमेल के लिए प्रॉब्लम होता है या तो शादी या बच्चे प्लानिंग एंड एवरीथिंग। और जुडिशरी स्पेशली आरजेस के साथ ये प्रॉब्लम है कि फ्रीक्वेंसी एंड अनसर्टिनिटी। हम्म। आज 2021 अटेम्प्ट के बाद 2024 अटेम्प्ट आया है, तो 3 साल तक वो बच्चों ने पढ़ाई की, ठीक है, पढ़ने का टाइम भी मिल गया, बट वेट भी किया है। 3 साल में लाइफ की लाइफ चेंज हो जाती है, लोग ग्रेजुएट हो जाते, बहुत कुछ हो जाता है। तो वो जो 3 साल में सिर्फ पढ़ रही थी, मतलब मैंने प्रैक्टिस के ऐसे में कुछ बहुत ऐसा नहीं किया कि हाँ मेरे पास क्लाइंट की लाइंस है, ऐसा नहीं था। मेरा मेन फोकस तो पढ़ाई था। हम्म। तो मैं कोर्ट भी जा रही थी तो भी मैं पढ़ रही थी, तो वो जो 3 साल मैंने इसमें लगाए, और मेरा और मेरे हस्बैंड का क्लियर डिसीजन था कि जब वो कुर्सी मिल जाएगी उसके बाद बच्चा, मतलब हमारा एक क्लियर डिसीजन था, जबकि हमारी एज भी जा रही थी। और आई जस्ट कंप्लीटेड 4 years ऑफ माई मैरिज इन डिसेंबर itself, तो वो भी एक फैमिली सोसाइटल प्रेशर भी था, सब कुछ था, बट ये हमारा क्लियर डिसीजन था, क्योंकि अगर ये बीच में आ जाते तो ये जो 3 साल का मैंने मेहनत किया वो वेस्ट जाएगा। बट ऑफ कोर्स गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स। तो यही हुआ कि मतलब 8th 9th April अराउंड आई टुक अ टेस्ट एंड आई फाउंड इट टू बी पॉजिटिव, और उसी दिन इसका नोटिफिकेशन आया। तो वो आधा दिन तो पहले मेरा रोने में निकला कि अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि पढ़ाई मुझे पता है कितनी डिफिकल्ट है, प्रेगनेंसी मुझे नहीं पता है कितनी कैसी होगी, और आरजेस ऑफ कोर्स वापस बहुत अनसर्टेन है। मुझे तब ये नहीं पता था प्री मेरे कौन से मंथ में आएगा, मेंस मेरे कौन से मंथ में आएगा, ये सब नहीं पता, क्योंकि आरजेस बिना प्लानिंग के आता है। आप बहुत सारे दूसरे स्टेट्स का देखते हो, जैसे गुजरात का देखिए, दिल्ली का देखिए, तो वो लोग सारी डेट साथ में निकालते हैं। तो एक स्टूडेंट की लाइफ उस हिसाब से प्लान कर सकता है कि प्री अब है, मेंस अब है, इंटरव्यू अब है। लेकिन आरजेएस का जैसे जैसे आप चलते जाते हो वैसे वैसे ही डिसीजन होता है कि क्या। बट ये फर्स्ट टाइम था आरजेएस की हिस्ट्री में कि आरजेएस का नोटिफिकेशन प्री की डेट के साथ ही आ गया। तो पूजा जी, मुझे तब पता था कि हाँ, तब मैं मेरे 4th मंथ में होंगी। आपकी जिंदगी का एक ऐसा इमोशनल स्टोरी भी यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ मैं, कि यस सर। एक लड़की के लिए ये बड़ा टफ डिसीजन हो जाता है, क्योंकि शादी को जब 4 साल बीत जाते हैं तो सोसाइटी का एक अलग प्रेशर होता है। इनफैक्ट सोसाइटी यस अपनी सर। खुद की प्रिजम्पशन बनानी भी शुरू कर देती है ना। वो ये भी कहना है कि भाई कुछ मेडिकल इश्यू होगा, ये होगा, और वो जो उनके ताने होते हैं ना, इतने चुभने वाले कामकाज करता है एक लड़की के लिए, और खासकर तब जब आप अपना कोई सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। आपके यस हस्बैंड के प्रति मेरे मन में बहुत रेस्पेक्ट है यार, स्पेशली मतलब सल्यूट हिम फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू। इंक्लूडिंग माई दे नेवर सेड एनीथिंग अबाउट बेबी, कुछ भी नहीं। उनको ये था कि तुम अगर पढ़ रही हो, जैसे मैं जयपुर भी गई, तो उनका ये था कि अगर अभी तुम प्लान करोगी तो तुम्हारा वो साल जो मैंने वो वेस्ट जाएगा। बट फिर कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि एज भी जा रही है, एज भी जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी को ऑब्वियस सी जवाब बात है, सबको जो देना पड़ता जो है। लॉ ऑफ नेचर है उसके अकॉर्डिंग में कई सारी हाँ, चीजें होती है, वर्कआउट नहीं। अकॉर्डिंग भी चलना ही पड़ता है, तो उनका वो भी टेंशन था, बट वो ये चीज बहुत अच्छे से समझते थे कि जो इतना मेहनत किया है और अब अगर आया है तो अब करना तो है ही। लेकिन एक बात मैं कहूँ आपसे पूजा जी, यस सर। जब सुभद्रा जो है प्रेग्नेंट थी और उस समय अभिमन्यु को जन्म दिया था ना, तो यस सर। उस समय वो अभिमन्यु अलग ही पराक्रम लेवल का था। तो सर जब मेरा पीक, यस सर। आप ये मान के चले गया कि जो लिटिल चैंप इस दुनिया के अंदर आया आई है,
तो डेफिनेटली उसके अंदर जुडिशरी की आधी क्वालिटी तो आपने इम्प्लांट कर दी है ना? सर इसने सिर्फ 9 महीने लॉज ही पढ़े हैं, कोई गर्भ संस्कार कुछ नहीं हुआ है इसके साथ, इसने सिर्फ लॉ पढ़ा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये देख लेना, ये भारत के यंगेस्ट जज भी बन सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, जनवरी 2025, और ये वीडियो बकायदा यूट्यूब पे रहेगा, और शायद उस समय तक आप इस बात को महसूस करेंगे कि हमारे जज साहब बिल्कुल युवा अवस्था के अंदर क्वालिफाई कर पाए। अच्छा पूजा जी, अब बात करता हूँ मैं आपके बहुरानी वाले स्टेटस को लेकर, है ना? यस सर। शादी से पहले आपके पिताजी, पापा जी का शुभ नाम बताइए मुझको एक बार। चतरजी सूर्या। चतरजी सूर्या। सर आपको विशेष प्रणाम मेरा और हमारे पूरे लिंकिंग परिवार की तरफ से कि एक बेटी को सर आपने एक शेरनी की तरह जो आगे बढ़ने का एक तो मौका दिया, और आपकी ये जो पहल है ना बहुत अच्छी थी कि बिटिया को आप प्रैक्टिस के लिए मोटिवेट करने के लिए उसको ये कह रहे हैं कि तुझे मुंबई में कितना पैसा मिलता था इंटर्नशिप का, 5,000, मैं तुझे 5,000 दूंगा, तो जाके कोर्ट की प्रैक्टिस को कर सीख। दैट्स रियली हैट्स ऑफ सर। तो अब उससे बाद जब आप बहुरानी बने तो थोड़ा सा मन में रहता है, उसके बाद जब आपने डिसीजन लिया कि भाई मेरे को पढ़ाई करने के लिए जयपुर एयरपोर्ट शिफ्ट होना है, एट दैट टाइम भाई आपने बताया कि आपके फादर इन लॉ का एक बहुत टर्निंग पॉइंट, बहुत एक अच्छा खासा रेस्पॉन्स रहा था, है ना? यस सर। उन्होंने आपको सपोर्ट, क्योंकि देखो आज की सोसाइटी के अंदर, और खासकर आप जैसे मारवाड़ी जैन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो वो तो पूरी बिजनेस सोसाइटी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ पूरा एकदम सर बिजनेस सेगमेंट है। तो वो तो ये कहते हैं तुमको क्या जरूरत है कमाने की, हम कमा ही रहे हैं। उनका तो कई बार डायलॉग भी ये रहता है। एट दैट टाइम आपके फादर इन लॉ ने आपको राजसमंद या उदयपुर से जयपुर एयरपोर्ट शिफ्ट किया ताकि आप अच्छे से रह के पढ़ाई वढ़ाई कर सकें, तो उनको भी एक अलग स्पेशल रेस्पेक्ट यहाँ पे बनता है। अच्छा, अब पूजा जी मेरे को आपसे एक बात और जाननी है। प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं वो जुडिशियल कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन में अच्छा रोल प्ले करते हैं, मतलब उसका क्या फायदा मिलता है? सर मुझे लगता है कि प्रैक्टिस जरूरी है, और जो हाथ लग रहा है प्रैक्टिस करो। अगर आपका कोर्स हो गया है तो प्रीवियस ईयर पेपर तो मतलब फर्स्ट चीज होती है जो आप उठाते हो, उसको मतलब ये तो आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन तो नहीं आने, बट ऐसा लगता है 100 में से एक भी आ गया तो क्या हो गया। पहला तो ये। उसके अलावा दूसरा ये होता है कि प्रैक्टिस जितनी आप करोगे ना, आपको आपका भी पता पड़ेगा और सामने पेपर सेटर का भी पता पड़ेगा कि वो किस लेवल तक पूछ रहे हैं और आप किस लेवल तक पहुंचे हो। मतलब प्रीवियस पेपर्स जो हैं वो कैंडिडेट्स को डील करने चाहिए सब्जेक्ट वाइज जब भी 100%। और आई ऑल्सो बिलीव इन टेकिंग टेस्ट सीरीज ऑल्सो, वेरी गुड। क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। कि मैं खुद इस चीज में स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, मेरा 10-12 साल का जो पढ़ाने का अनुभव है, कि कहीं के पुराने पेपर से आपको आइडिया लगता है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन किस तरह का रहेगा। एक सेगमेंट मैंने सारे स्टेट के लिए निकाल रखा है, दैट्स कॉल्ड द पेपराथॉन। ये सेगमेंट पूजा ये मतलब हर स्टेट का सब्जेक्ट वाइज जो कवरेज है वो कंप्लीट करता है कि भाई आप जो है पुराने 10 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज देखना चाहते हो ना, वो सब कुछ कवरेज, और इसका काफी मतलब स्टूडेंट बेनिफिट भी लिया। एक दूसरा पॉइंट आपसे पूजा जी, कि ये टफ टाइम रहा था आपके लिए, एक मैसेज आप जरूर कन्वे कीजिए उन सारी गर्ल्स कैंडिडेट को जो शादी को अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक एस्पेक्ट मान के बैठ जाते हैं और लगभग पढ़ाई छोड़ देते हैं। आफ्टर मैरिज जो है हमारे देश के 30 से 40% महिलाएं अपनी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को छोड़ देती है। उनके लिए कोई एक मैसेज आप जरूर करना चाहिए तो जरूर कीजिए अपनी लाइफ से। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि सब इन लॉज इक्वल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट मैं इतना समझती हूँ कि अगर आप बहुत सीरियसली कुछ ढंग का करना चाहते हैं लाइफ में, केपेबल है, तो उसके लिए फाइट करना चाहिए। और सिचुएशंस शुरू में हो लग सकता है आपको फेवरेबल नहीं हो, बट जब आप रिजल्ट दिखाने लगोगे तो सिचुएशंस अपने आप फेवरेबल हो जाएगी। और उसके अलावा मैं ये भी ट्रूली बिलीव करती हूँ क्योंकि वुमेन के लिए टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है, घर का काम भी, मतलब आपसे सब एक्सपेक्ट, अगर कोर्ट भी जा रहे हो तो खाना बना के जाओ, आके भी आपको किचन में ही लगना है, सब कुछ आपसे एक्सपेक्टेड है और वो रूल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर लाइफ में आपकी खुद के लिए कुछ करना है, आपको थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ेगा। अगर सब मतलब अगर ओवर टाइम, जैसे मुझे लगता है कि अगर सबकी सुबह 8 बजे हो रही है तो आपकी 6 बजे होनी चाहिए, अगर सबकी 6 बजे हो रही है तो आपकी 4 बजे हो। अगर आपको अपने आप के लिए कुछ करना है तो थोड़ा तो ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। यानी मतलब मैं एक लाइन, बहुत अच्छा मंत्र जो है यहाँ पे पूजा जी ने सारे उन कैंडिडेट्स को दिया है, खासकर फीमेल कैंडिडेट को, कि अगर आपको मैरिड लाइफ के साथ में एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ना है तो ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। मतलब उसमें छोटा एग्जांपल जैसे हेल्थ का भी होता है, लड़कियां ऐसी होती नहीं, अब शादी के बाद जिम नहीं जा पा रहे, योगा नहीं कर पा रहे,
तो मुझे भी उसका सिंपल आंसर सिर्फ ओवर टाइम लगता है। आप 4 बजे करो, बट आपको करना पड़ेगा। वेरी गुड। पुजारी, एक बात वो मैं ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, एक बात मैं आपसे मॉडर्न जमाने के कंपटीशन के बारे में जानना चाहता हूँ। आपने मुंबई की दुनिया भी देखी है, आपने राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब के एटमॉस्फेयर को आपने पिछले Yes, sir. 10-12 सालों के अंदर महसूस किया है। जिस तरीके से कंपटीशन का रुख बदल रहा है ना, उस हिसाब से क्या आज भी अगर हम पूरे ट्रेडिशनल मेथड को लेके बैठे रहे कि बेरेट को लाओ, बेरेट की खाली टेक्स्ट की भाषा पढ़ो, ट्रांसलेट करो और आगे बढ़ जाओ, और या फिर नहीं। कुछ मॉडर्न टेक्निक्स को, जैसे एग्जांपल के लिए आपने भी शायद लिंकिंग की टेक्निक को ऑब्जर्व किया होगा कि हम जिस तरीके से एक कॉन्सेप्ट को लिंक करते हैं, तो क्या ये लिंकिंग या जैसी और भी कोई ऐसी टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक क्या स्टूडेंट को अपनानी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मुझे ऐसे लगता है जैसे जो टेक्निक्स अवेलेबल है वो देखो, और वो अपने पास रख लो जो आपको सूट कर रही है। जैसे मैं बहुत छोटा एग्जांपल बताऊंगी, आपका लिंकिंग का एक वीडियो था, कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ाया था, उसमें आपने बताया सारे 6-7 वाले एजेंसी में इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो ना बात दिमाग में मेरे छप गई कि इम्प्लाइड एक्सप्रेस 6-7 पे आएंगे सेक्शन। तो मैं बस वो कह रही हूँ, आप बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं, और आजकल हर इंसान यूट्यूब पे है और देख रहा है वो, तो आप देखो सब, और अपने दिमाग में वो रख लो जो आपको चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ अवेलेबल है, हर चीज में आप अपना दिमाग नहीं खराब कर सकते, बट जो चाहिए उतना बस रख लो अपने पास। ऐसा नहीं कि हाँ देखा, अगला देखा और भूल गए। जो चाहिए उसको अपने दिमाग में अच्छे से छाप लो कि हाँ ये है इंपॉर्टेंट। मतलब वो ही पढ़ाई तरीके करते समय टेक्निक। पढ़ाई करते समय हाँ, थोड़ा पढ़ाई सा करते समय बिल्कुल तकनीक को चेंज करना भी जरूरी है। टेक्निक। और मैं वो भी शुरू करती हूँ, अपने खुद के नोट्स बनाओ और लिखो, क्योंकि जो लिखना है वही आपका मेंस है। वेरी गुड, बिल्कुल। तो यानी कि प्री कहीं की नोट्स मेकिंग, प्रैक्टिस नोट्स मेकिंग भी एक स्टूडेंट की तरीके से। 100%। हाँ, स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मैम, सर तो फिर मैम का गुलाब जामुन पेंडिंग। हाँ बिल्कुल, मैम जब भी जोधपुर आएंगे तो खा लेंगे गुलाब जामुन। बिल्कुल बिल्कुल। तो यस यार एक सर, आखिरी यस सवाल, सर, आखिरी सवाल फिर इस यस सेशन को मैं क्लोज करूंगा। और हाँ, डेफिनेटली आपसे जो इंटरव्यू के सवाल पूछे गए तो आप हमें जरूर उपलब्ध कराइएगा ताकि हम स्क्रीन पे कैंडिडेट को दिखाएं। क्या क्या रहा था? यस सर, एक हंड्रेड सवाल परसेंट जो आपकी लाइफ में यूनिक है, मैं जानना चाहता हूं कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे इनिशियल फेज के अंदर, तो क्रिमिनल लिटिगेशन को लेकर गर्ल्स को एक ताना दिया जाए, अब ताना कह दो, टॉन्ट कह दो, क्रिटिसाइज हाँ। कह दो, वो चीज आपने फेस किया, राइट? यस सर। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो क्या चीज थी जो दूसरे एडवोकेट कहीं कहीं जाने अनजाने, इंटेंशनल अनइंटेंशनल आपको थोड़ा सा डिमोरलाइज करते थे? प्लीज बताएं। मैं उन लोग को, मैं किसी को भी बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगी, वो अपनी जगह बहुत सही थे। आज मैं भी प्रैक्टिकली देखूं ना, तो मैं बहुत एक बेसिक बात मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गया कि आई स्टार्टेड लेट एंड आई स्टार्टेड विदाउट गाइडेंस। आज मैं 30 पे आरजेस बनी हूँ, विच इज अ ड्रॉबैक अकॉर्डिंग। अगर मेरे पास गाइडेंस होता, अगर मुझे पहले से पता होता, तो मैं जल्दी बन जाती, 24-25 में, 21-22-23 में, कभी भी। तो वो जो कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे। अगर आप प्रैक्टिस भी जल्दी से, जैसे आप इंटर्न करके जल्दी स्टार्ट कर दो। मेरा पहले ग्रेजुएशन, फिर लॉ, फिर मुंबई, फिर राजसमंद, तो लंबा प्रोसेस हो गया था। तो जल्दी स्टार्ट कर दो ना, तो आप एक बार स्टैब्लिश हो जाओ। वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे वो भी सही था, कि अगर मैं अभी यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, लड़की हूँ, शादी होगी, लोकेशन चेंज होगा, वहां फिर से मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो कहीं गलत नहीं थे, बट इसका सोल्यूशन यही है कि वर्क हार्ड वाइल यू कैन। जब आपके पास आपका घर है, आपके पास आपकी फ्रीडम है, तब आलस में मत निकालो। 3 साल 5 साल एलएलबी के यूं ही मत निकालो, ठीक है? 1 साल अगर 5 ईयर में हो तो 1 साल टाइम पास कर लो। उसके बाद 4 साल तो आपको काम सीखना ही है, और अगर 3 ईयर में हो तो आप ऑलरेडी 3 ईयर का कॉलेज कर चुके हो, तो हो गई आपकी कॉलेज लाइफ। नाउ यू हैव टू बी सीरियस। मेरे अभी तक की लिंकिंग मुलाकात के अंदर इतना बोल्ड बताने वाला कैंडिडेट मुझे पहली बार मिला है यहाँ पे, कि 5 साल का एलएलबी 1 साल टाइम पास करना है तो कर लो, लेकिन उसके बाद में फिर सीरियस नोट पे आप क्या हो जाओ, कनेक्ट है जो हो जाओ। दो आखिरी पॉइंट यहाँ पे, जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट की मतलब गाइडेंस होना चाहिए उसके पास, मतलब जहां भी अगर कॉलेज की पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है तो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहिए, यस और नो? 100%। मैं तो आई गिव माई सिलेक्शन क्रेडिट टू गाइडेंस ओनली। मेरे को पता था क्या पढ़ना है, बट ये नहीं पता था कैसे पढ़ना है, तो गाइडेंस उसके लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी होता है। सेकंड पॉइंट पूजा जी मेरा, हाँ। कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, थ्योरेटिकल एंगल ठीक है, बट साथ ही साथ में क्या कोर्ट विजिट, कोर्ट प्रैक्टिस के एटमोस्फेयर को भी सीखना चाहिए, यस और नो? एटमॉस्फेयर सीख लो,
मतलब अगर डेट आ गई है उसके बाद कोर्ट रोज जाना प्रैक्टिकल नहीं है, बट हाँ कोर्ट लैंग्वेज, कोर्ट एटमॉस्फेयर, कोर्ट के जो नॉर्मल इवन एडवोकेट जज रिलेशंस जो होते हैं ना, वो सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप यंग आरजेस जाते हो और आप, मैं क्योंकि इसके बार की इस साइड भी रही हुई हूँ, डायस की उस साइड, तो मुझे पता है कि आप यंग आरजेस जाते हो और बड़े वकीलों से आप कैसे बात करते हो, दैट डिफाइंस यू, और वो आपका जो टर्म होता है ना वो भी डिफाइन करता है कि इस कोर्ट में आप कैसे रहोगे। और पूजा जी आपका वो बार का एक्सपीरियंस 100% जब आप बेंच के पार्टनर या यस सर। पार्टिसिपेंट बनेंगे तो आपके काम आएगा। मैं आपको एक चीज और बताना यस चाहता हूँ सर। पूजा जी, जुडिशरी का सेगमेंट तो चलता ही रहता है, लेकिन मेरे मन में हमेशा से एक टीज रही है कि सारे कैंडिडेट जज नहीं बनते। विद ऑनेस्टी वी मस्ट एडमिट इट। 100 में से 10 कैंडिडेट जज बन रहे हैं, तो जो 90 कैंडिडेट्स है ना, उनको हमारे लिए मतलब मैं उनको जवाब नहीं दे पाता, तो भाई अब तुम्हें क्या सजेस्ट करूं मैं, क्योंकि बार बार मोटिवेट करूं कि नहीं तुम जुडिशरी के लिए वापस लग जाओ वापस लग जाओ, वो भी ठीक नहीं होता है क्योंकि यंग एज जा रही होती है। एक नया इनिशिएटिव मैंने 2025 से लिया है और ये मेरे 2025 का रेजोल्यूशन भी है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पुजारी। एक एजीपी मैंने लॉन्च किया, एडवोकेट गाइडेंस प्रोग्राम। एक 3 महीने का एक ऐसा सेगमेंट में लॉन्च करने जा रहा हूँ। शुरुआत में 12 जनवरी से कर रहा हूँ इसके अंदर, जहां पे ना जितने भी कैंडिडेट जो कहीं की वकालत के सेगमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, जहां पर एक प्रोफेशनल नेटवर्क के जरिए वो चीजों को लर्न करना चाह रहे हैं, तो अब रिटायर्ड जजेस को या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को मैं इस एक प्लेटफॉर्म के इस साइड लाकर उनसे डिस्पोज केसेस के बारे में कैंडिडेट को जानकारी दिलाने वाला हूं, ताकि क्या हो सके, एक रियल टाइम अनुभव जो है वो कैंडिडेट्स को वहां पे मिल सके। जब प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल यस जाएगा। यस, प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ साथ मिल जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल और इनफैक्ट जाएगा। जुडिशरी गुड सीखने भी वो साथ इनिशिएटिव। साथ में एड ऑन होगा, ताकि हमारे पास और पूजा जी शौर्य जैसे सूर्या जैसे कैंडिडेट जो है, देखो बार बार है ना आपके नाम के साथ शौर्य वर्ड ऑटोमेटिकली आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि शौर्य जो शब्द है वो इंक्लूड हो चुका है। Yes. तो पूजा जी बहुत अच्छा लगा आपसे ये चीजें जानकर, और मैं पूरी उम्मीद किया, पूरा विश्वास है मुझे कि इनके जीवन की जो शॉर्ट कहानी है वो आपके जीवन की लंबी रेस को क्या करेगी, तय है जो करेगी। देखो इन्होंने शब्द कम कहे हैं, लेकिन हर एक शब्द के अंदर बहुत गहरा इनके जीवन का अनुभव है। उस बात को जरूर महसूस करना, और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में हमारे पूजा जी के प्रति एक अलग प्यार एक सम्मान जो है जरूर आपको जताना है। थैंक यू सो मच पूजा जी फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच।